इवोल्यूशन के इस चैप्टर में अब हम बात करेंगे व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन क्या है और इसके बाद हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में ध्यान दें तो ये कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी के बारे में आइडिया देता है। आखिर कैसे एक यूनिसेलुलर लाइफ इस तरीके की डाइवर्सिटी को डेवलप कर पाई, तो इस बारे में जब हम इवोल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं तो एडेप्टिव रेडिएशन का जब हम इस डेफिनेशन को जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि एडेप्टेशन की वजह से, एडेप्टेशन के लिए डिफरेंट डायरेक्शन में इवोल्यूशन रेडिएट हुआ। यानी इवोल्यूशन किसी सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हुआ और वो अलग अलग डायरेक्शन में एडेप्टेशन के लिए रेडिएट हुआ। एडेप्टेशन मतलब क्या? जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, बैट के विंग या फिर हॉर्स के लेग्स या फिर ह्यूमन के फोर लिम्स, इन सभी के बारे में जब हमने चर्चा किया था तो देखा था कि डिफरेंट एडेप्टेशंस के लिए ये सभी अपने अपने आप में चेंजेस लाए, जबकि उनका बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान एक जैसा था। इसी तरीके से डार्विन ने भी डार्विन फिंचेस की स्टडीज के दौरान, डार्विन की फिंचेस जिसे कहा गया था, उसकी स्टडी के दौरान भी देखा गया था कि एक ओरिजिनली शीड ईटिंग फीचर्स रखने वाली फिंचेस से अलग अलग प्रकार के डिफरेंट डायरेक्शन में रेडिएशन हुआ, इवोल्यूशनरी रेडिएशन हुआ और उससे डिफरेंट तरीके के फिंचेस बने। उनके बीक की स्ट्रक्चर में डिफरेंट अल्टरेशन देखने को मिला। उसमें देखने को मिला कि उनके फूड हैबिट्स में परिवर्तन हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बदलती हुई दशाओं में अपने आप को सरवाइव करने के लिए जरूरी था कि इस तरीके के चेंजेस किए जाएं। इसी बात को मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बोला है और इस लेक्चर में भी बोल रहा हूं, और एनसीईआरटी में भी जब आप इसे पढ़ेंगे तो लगभग इसी अंदाज में समझाया गया है, इसलिए इस टॉपिक में बहुत ज्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। अब हम बात करें यहां पर एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में, तो मार्सुपियल का एक कॉमन इंसेस्टर से डिफरेंट डायरेक्शन में रेडिएशंस हुए। आप यहां पर देखेंगे कि चाहे तस्मानियन वुल्फ हो, टाइगर कैट हो, बैंडेड एंट ईटर हो, मार्सुपियल रैट हो, कंगारू हो, ये सभी डिफरेंट तरीके के जो एनसीईआरटी ने दिखाए हैं वो एक कॉमन इंसेस्टर से डिफरेंट डायरेक्शन में अपने आप को सरवाइव करने की चुनौतियों का सामना करते हुए, जो उनके उस समय की जो चुनौतियां थी उसका सामना करने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में इनका रेडिएशन हुआ। एवोल्यूशनरी प्रोसेस अलग अलग तरीके से होती है। तो एडेप्टिव रेडिएशन का दूसरा एग्जांपल कौन सा बना? मार्सुपियल रेडिएशन। तो इस चीज को हम लोगों ने समझा। इससे पहले डार्विन के फिंचेस के एग्जांपल में हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया था। तो इस तरीके से बात समझ में आई कि एवोल्यूशन के दौरान कोई कॉमन एंसेस्टर तो है जिससे डिफरेंट डायरेक्शन में एवोल्यूशन की प्रोसेस हुई, जिसे हम एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के बारे में। इसमें खास तौर पर हमने जब बात किया बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को समझने के लिए कि क्या हुआ होगा जिसकी वजह से ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस हुआ, तो इस पर हम अलग अलग पिछले लेक्चर्स में भी हमने चर्चा किया था, जिसमें हमने बताया था कि डिवरीज और डार्विन, यही दो इसके की कॉन्सेप्ट, डिवरीज और डार्विन ने ही इसके बारे में सबसे ज्यादा एक्सप्लोर किया और उन्होंने जो बातें कही वो काफी हद तक सही थी। इसमें भी ज्यादा से ज्यादा जिसको श्रेय मिलना चाहिए वो डार्विन थे। डार्विन ने बताया कि जो भी इवोल्यूशनरी प्रोसेस है वो एग्जैक्टली इस वजह से हो पाई क्योंकि नेचर का सेलेक्टिव जो प्रोसेस है उस पर एक्ट करता है। ये नेचुरल सिलेक्शन क्या है इसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, इसलिए हम इस लेक्चर में हम ज्यादा समय इस पर नहीं देंगे। लेकिन आप इस चीज को समझें कि जो नेचर की चुनौतियां होती उसमें जो वेरिएशन, जो वेराइटीज अपने आप को फिट कर पाती हैं वही अगली जनरेशन में ज्यादा से ज्यादा अपने ऑफस्प्रिंग या अपनी संख्या बढ़ाती हैं। जैसे डार्विन ने ही इसी बात को एक दो की कॉन्सेप्ट के रूप में समझाने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा था इवोल्यूशन के लिए ब्रांचिंग, डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन होते हैं। इसको इन्होंने अपना टू
की मेजर वर्ड्स के रूप में उन्होंने इसको फोकस किया। उन्होंने क्या, ब्रांचिंग डिसेंट होते हैं और उस पर नेचर का सेलेक्टिव प्रोसेस एक्ट करता है। इस बात को मैं एक डायग्राम से, यहां पर एक फ्लो चार्ट से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मान लीजिए कि स्पीशीज ए है, उसमें क्या हुआ, उसमें ब्रांचिंग डिसेंट हुए। मतलब क्या कि इस स्पीशीज में अलग अलग वैरायटीज बनने की गुंजाइश आगे बनती गई। हुआ क्या, इससे डेवलप होने वाली जो नई स्पीशीज थी उसमें कोई एक ही ऐसी स्पीशीज रही जो इन्वायरमेंटल कंडीशन का सामना करने के लिए कैपेबल थी। ये स्पीशीज इसमें खत्म हो गई। बनी किससे थी? स्पीशीज ए से बनी थी। अगर आप इसको स्पीशीज ना कह सके तो ब्रांचिंग डिसेंट को आप समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, स्पीशीज ए से दो अलग वैरायटीज बनी। अगर आप स्पीशीज 1 और स्पीशीज 2 ना कहना पसंद करें तो आप इसे ऐसे समझ लें कि दो वैरायटीज बनी। ये वैरायटीज अलग अलग डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंटेड थी। इस बात को आप ऐसे समझें कि जैसे हम सभी इंसानों के बीच में अलग अलग तरीके के लोग हमारे सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। अभी कोई ऐसा डिजास्टर आ जाए, कोई इन्वायरमेंटल चैलेंज आ जाए जिसमें कोई एक पर्टिकुलर नेचर वाला व्यक्ति ही उसमें सरवाइव कर सके, तो अगली जनरेशन में क्या होगा, उस तरीके के लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे एक छोटी सी बात मैं बताता हूं, इस चीज को आप एक कहानी के माध्यम से समझें। मान लीजिए यहां पर सुनामी आ गई। अब हुआ क्या, इंसानों की इस डिफरेंट वैरायटीज में किसी को तैरना आता है, किसी को तैरना नहीं आता है, किसी को कुछ समझ में आता है, किसी को कुछ समझ में आता है। अलग अलग तरीके से समझ में आती हैं चीजें। लेकिन यहां पर मेजर फैक्टर यह है कि सुनामी अगर आती है तो तैरने वाले लोग जो उस समय तैर करके अपने आप को बच सकते हैं वही नेचर के द्वारा सेलेक्ट किए जाएंगे और उन्हीं के जैसी जनरेशन आगे जाने की गुंजाइश बनेगी। वही बात यहां पर होती है कि अगर एनवायरमेंटल कोई चैलेंज आता है तो अलग अलग वैरायटीज में से कोई एक वैरायटी जो उसमें सबसे ज्यादा फिट हो सकती है वही आगे बढ़ती है। वही बात मैंने यहां पर समझाने का प्रयास किया कि स्पीशीज ए ने डिफरेंट वैरायटीज बनाई और उसमें से एक सक्सेसफुल नहीं रहा एनवायरमेंटल चैलेंजेस के लिए, दूसरे ने अपनी संख्या बढ़ाई। आगे इसमें भी वेरिएशन की गुंजाइश है। मैंने आपको बताया था कि जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होते हैं, जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है, उसी की वजह से इस तरीके के वेरिएशंस पैदा होते हैं। और ये स्पीशीज 2 फर्दर इसमें भी वेरिएशंस आने शुरू हुए। इसमें देखने को मिला कि ये स्पीशीज 2 से स्पीशीज 3 एक नई स्पीशीज डेवलप हुई और ये ओरिजिनल स्पीशीज धीरे धीरे चल करके एनवायरमेंटल चैलेंजेस का सामना करना उनके लिए पॉसिबल नहीं रहा, तो धीरे धीरे करके वो एक्सटिंक्ट हो गई, वो इस दुनिया से खत्म हो जाती हैं। स्पीशीज 3 आती है, स्पीशीज 3 अपनी संख्या बढ़ाती है, धीरे धीरे उसी से वेरिएशंस के साथ साथ स्पीशीज 4 डेवलप होता है। और अगर स्पीशीज 3 सक्सेसफुली अगर आने वाले चैलेंजेस का सामना ना कर पाई तो ये खत्म हो जाती है और स्पीशीज 4 आगे कंटिन्यू करती है। इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके कहां एग्जाम्पल मिल सकते हैं? इसके फॉसिल से मिलने वाले एग्जाम्पल्स खूब सारे हैं इस तरीके के कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस में इस तरीके के चेंजेस हुए हैं। आज भी आप जानते हैं ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म्स, ये एक प्रॉपर इवोल्यूशनरी प्रोसेस देखने को मिलता है। अगर मैं इसी चीज को, जो ब्रांचिंग डिसेंट की जो बात डार्विन ने कहा था, अगर इस चीज को मैं आपको प्लांट किंगडम से रिलेट करके अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो आपको पता है कि अगर आप प्लांट की जितनी भी जो आप डिफरेंट डाइवर्सिटीज देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि ब्रायोफाइटा जो शुरुआती जो प्लांट्स थे उनके लिए जब हम बात करते हैं तो सी लाइफ से जब पहली शुरुआत जो प्लांट्स की हुई जमीन की ओर, उन्हें पानी की ज्यादा जरूरत थी। वो छोटे प्लांट्स थे ब्रायोफाइट्स, आपको पता ही होगा, और उनके पास पानी की नेसेसिटी अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी। इसीलिए वो कोस्टल एरियाज में या ऐसे जगहों पर जहां मॉइस्ट एरियाज हैं वहां पर ब्रायोफाइट्स की संख्या ज्यादा पाई गई। बाद में क्या हुआ, जमीन और ड्राई हुई। मैंने आपको बताया ना कि लाइफ की शुरुआत कहां हुई, सी वाटर में। उसके बाद धीरे धीरे जमीन पर प्लांट का लाइफ धीरे धीरे मूव करना शुरू किया। पहले आए ब्रायोफाइट्स, चैलेंजेस ज्यादा थी इसलिए वो समुद्र के या सी वाटर के आसपास ही पाए गए। उसके बाद जब जमीन और ड्राई हुई
तो नए डायरेक्शन में ब्रांचिंग डिसेंट की प्रोसेस आगे बढ़ती है, टेरिडोफाइट्स आते हैं, जाइलम और फ्लोएम का कॉन्सेप्ट आना अब शुरू होता है। फिर जाइलम और फ्लोएम में और भी स्पेशलाइजेशन देखने को मिलते हैं। कहां पर? एंजियोस्पर्म में। अब आप ये कहेंगे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तक आते आते ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस काफी हद तक मैच्योर हो जाती है, और आप देखते भी है ना, आज हमारे सोसाइटीज में सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। ब्रायोफाइट बहुत लिमिटेड जगहों पर पाए जाते हैं जहां नमी पाई जाती है, मॉइस्चर पाए जाते हैं। जबकि आप जुरासिक पार्क अगर आप देखे होंगे उस मूवी में, तो वहां पर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स को ज्यादा से ज्यादा दिखाया गया है। कहने का मतलब यह है कि जो बात डार्विन ने कहा था वो फॉसिल्स की स्टडीज पर बेस्ड था, उस पर आधारित था, और इस बात के प्रमाण फॉसिल्स की स्टडीज से मिलते हैं कि ब्रांचिंग डिसेंट हुआ था, और नेचर ने जिसको सबसे ज्यादा फेवर किया वही सेलेक्ट किए गए, और वही ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रोजेनी बनाए, अपनी जनरेशन आगे कंटिन्यू कर पाए। तो ये चीज देखने को मिलता है। अब यहीं पर हम एक और बात करेंगे। अभी हम चूंकि यहां पर मार्सुपियल रेडिएशन की बात कर रहे थे, तो एक हम बात करेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के प्रोसेस को समझने के लिए प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बीच में कंपैरिजन करने की बात करेंगे। हम जानते हैं कि ये मैमल्स के दो अलग अलग ग्रुप्स जो ये मेंबर्स हैं, इनमें प्लेसेंटा और इसमें क्या था, आप देखते हैं मार्सुपियल्स जो पाउच्ड मैमल्स थे, इनके बीच में एक जब देखने की बात आती है, जब इनकी स्टडीज की जाती हैं, तो पता चलता है कि सिमिलर कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए दोनों में लगभग एक जैसा एडेप्टेशन पाया जाता है। जैसे प्लेसेंटल मोल हो या मार्सुपियल मोल हो, लगभग लाइफ की चुनौती एक जैसी है। एक जैसे अगर एनवायरमेंटल कंडीशन को फेस करना है, तो प्लेसेंटल मैमल ने भी वैसे ही लगभग एडेप्टिव मेजर्स अपने लाइफ में अडेप्ट किए जो मार्सुपियल मोल्स ने अपने लाइफ में अडेप्ट किए। ऐसे ही एंट ईटर, प्लेसेंटल एंट ईटर और नम्बैट में भी यही बात देखने को मिलती है। माउस में और मार्सुपियल माउस में भी यही चीज देखने को मिलती है। क्योंकि एक जैसे कंडीशंस में जीने के लिए इन्होंने अपने आप को एडाप्ट किया, और जो एडाप्टेशन है वो चूंकि एक जैसे कंडीशंस में जीना है, इसलिए एडाप्टेशन लगभग एक जैसा है। इसीलिए प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के ये जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया है उसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कैटेगरी में रखा गया है। कन्वर्जेंट आपको पता ना, एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है और एक है कन्वर्जेंट, कन्वर्ज हो रहा है। क्यों? यहां पर इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि चूंकि जीवन की चुनौतियां एक जैसी हैं, तो दो डिफरेंट एस्पेक्ट में जिनका इवोल्यूशन होना चाहिए था वो एक ही जैसे तरीके से, एक ही जैसे पैटर्न में अपना इवोल्यूशन शो करते हैं। तो वही प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बीच में कंपैरिजन करने के दौरान देखने को मिलता है। अब यहां पर बात जब हम इस तरीके की करते हैं तो ये किसके एग्जाम्पल बने? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल बने। इस पर नीट या फिर आपके जो मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसमें सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हम कुछ पुराने सवालों पर जब हम बात करेंगे जो पूछे गए हैं या एग्जाम्पलर में जिस तरीके के क्वेश्चंस दिए गए हैं उस पर बात करें, तो हमने आपको बताया ना कि इवोल्यूशन की प्रोसेस में यहां पर अगर आप फोकस करेंगे तो आप देख पाएंगे इवोल्यूशन की प्रोसेस में जो सबसे ज्यादा एविडेंसेस जिसने सपोर्ट किया कि इवोल्यूशन हुए हैं, जिसने इस बात पर सबसे ज्यादा सपोर्ट किया वो है फॉसिल्स की स्टडी। तो फॉसिल्स की स्टडीज कैसे हो पाई है, किस तरीके के रॉक में हो पाई है, तो इसके ऑप्शंस पूछे जाते हैं। क्या ये इग्नियस रॉक में हो पाया है, मेटामॉर्फिक रॉक की स्टडी से मिले हैं, या फिर सेडिमेंट्री रॉक की स्टडी से मिले हैं? तो आपको समझना होगा सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स धीरे धीरे फॉसिल्स के इंप्रेशन मिलते हैं, या फॉसिल्स जो मिलते हैं वो एक्चुअली सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। आप गूगल पर सर्च करिएगा, सेडिमेंट्स, धीरे धीरे परत बाय परत, लेयर बाय लेयर उन रॉक्स का डेवलपमेंट हुआ, इसलिए वहां पर जो फॉसिल्स थे उनके प्रिजर्व होने की गुंजाइश मिलती है। वहीं इग्नियस रॉक की बात करें, मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करें, आप इसको जियोग्राफी में आपने पढ़े होंगे, ये बहुत फास्ट और एक्सट्रीम कंडीशंस में बनने वाले रॉक्स हैं। यहां पर लाइफ सरवाइव ही नहीं कर सकती है। आप जानते हैं ना, वोल्केनोज में या फिर हाई प्रेशर पर अचानक रॉक्स के स्ट्रक्चर में होने वाले चेंजेस और उनके केमिकल कंपोजिशन और उनके फिजिकल स्ट्रक्चर में होने वाले चेंजेस से बने हुए रॉक्स हैं। इतनी एडवर्स कंडीशंस में कभी भी
फॉसिल सुरक्षित ही नहीं रह सकते। फॉसिल सुरक्षित रह सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो फॉसिल्स कहां जनरली पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। अब इसी तरीके से एक और सवाल बोला जाता है जिसका मैंने आपको जिक्र भी लास्ट लेक्चर में किया था कि डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस से इतना ज्यादा वो प्रभावित हुए कि उन्होंने कबूतरों के, पिजन्स के कई नए वैरायटीज उन्होंने बनाए। उन्होंने बताया कि जो नेचर ने सेलेक्ट किया है उस काम को हम आर्टिफिशियली भी हम करा सकते हैं। और यहां तक कि मैंने आपको बताया था कि हिटलर ने भी डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस को आर्टिफिशियली इंसानों पर भी लागू कराने की कोशिश किया था। वही बात यहां पर जो हमने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था, वही पॉइंट यहां पर एक क्वेश्चन के रूप में आए हुए कि एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर एग्जांपल्स ऑफ। क्या रिवर्स इवोल्यूशन के एग्जांपल हैं एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स? क्या ये रिवर्स इवोल्यूशन के एग्जांपल हैं? क्या ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन के एग्जांपल हैं? क्या ये म्यूटेशन के एग्जांपल हैं? क्या ये नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल हैं? नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर नेचुरल सेलेक्ट करेगा तो इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। ऐसा है नहीं। हमने प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम या एनिमल हस्बेंड्री की जो भी हम नए वैरायटीज जो हम डेवलप करना चाहते हैं, जो इसमें इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, इसमें हम फास्ट इंप्रूवमेंट की कोशिश करते हैं, जल्दी से जल्दी इंप्रूवमेंट हो। तो इसके लिए हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं। म्यूटेशन हो नहीं सकता है। इवोल्यूशन की हम कोशिश कर रहे हैं, रिवर्स कहां हम जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस आर्टिफिशियल सिलेक्शन की प्रोसेस है, जिसमें हम आर्टिफिशियली बेहतरीन कैरेक्टर वाले लोगों को हम सेलेक्ट करते हैं, उनके बीच में मैचिंग कराते हैं और उससे आने वाले प्रोजेनी को और ज्यादा बेहतरीन कैरेक्टर्स वाले बनाने की कोशिश करते हैं। अब एक और सवाल है यहां पर देखें आप, एक सवाल यहां पर आप फोकस करें तो आप देखेंगे एक सवाल और भी पूछा जाता है कि वेरिएशन। आप प्लीज थोड़ा सा, ये डॉक्टर की लैंग्वेज है इसलिए आप थोड़ा सा यहां पर आप समझने की कोशिश करिएगा। वेरिएशन ड्यूरिंग म्यूटेशन और मियोटिक रिकॉम्बिनेशंस आर। तो आप एक बात समझ लीजिए कि कभी भी आप इस स्टेटमेंट्स को आप बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि म्यूटेशन के दौरान या मियोटिक रिकॉम्बिनेशन के दौरान जो वेरिएशंस होते हैं वो कैसे होते हैं। जो वेरिएशंस होते हैं वो रैंडम होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस के दौरान रैंडमली क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर से नए कॉम्बिनेशंस तैयार होते हैं। अब इसी वजह से डिफरेंट वैरायटीज होती हैं कि लोग देखने को मिलते हैं। अब इसमें नेचर अपना काम करेगा और वो सेलेक्ट करता है कि उसके एनवायरनमेंट में कौन लोग ज्यादा सर्वाइव कर सकते हैं, उन्हीं लोगों को ज्यादा मौका मिलता है। तो वही बात है कि चाहे म्यूटेशन हो, चाहे मियोटिक रिकॉम्बिनेशंस हो, इस दौरान मिलने वाले जो वेरिएशंस जेनेटिक लेवल पर होते हैं वो रैंडम होते हैं, वो डायरेक्शन लेस होते हैं, वो रैंडम होते हैं, वो डायरेक्शनलेस होते हैं। बाद में नेचर का जब उस पर जब कंडीशंस उस पर लगती हैं तब तय हो पाता है कि वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो इवोल्यूशन जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। तो ये वैसे जेनेटिक लेवल पर इस तरीके के जो नए कॉम्बिनेशंस होते हैं, म्यूटेशंस होते हैं, वो रैंडम होते हैं और डायरेक्शनलेस होते हैं। बाद में नेचर का प्रभाव उस पर काम करता है। तो ये ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन में ये कहना कि रैंडम होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं, ये भी गलत है। आर एंड डी का मतलब रैंडम और डायरेक्शनल, मैं इसको शॉर्टकट में लिखे हुए। या फिर ये कहना कि रैंडम होते और स्मॉल होते, ये भी गलत बात है। रैंडम होते, स्मॉल होते, डायरेक्शनल होते, ये भी गलत बात है। बिल्कुल सही बात यह है कि ये रैंडम होते और डायरेक्शनलेस होते हैं। उन्हें भी नहीं पता, जैसे आज ही मैंने आपको बताया ना कि हमें भी नहीं पता कि हम इंसानों में कौन ज्यादा तैर सकता है या उसकी कोई अच्छाई है या नहीं है। ये एक रैंडम एक स्पेशलिटी है, क्वालिटी है कि कोई तैर सकता है, कोई नहीं तैर सकता। किसी को स्विमिंग आती है, किसी को नहीं आती है। लेकिन अगर अचानक यहां पर कोई सुनामी के जैसे अगर कोई बाढ़ आ जाए, बहुत बड़ी बाढ़ आ जाए, सर्वाइवल के लिए कौन लोग सेलेक्ट किए जाएंगे? जिनको स्विमिंग आती होगी। तो यहां पर क्या है, ये नेचर के सिलेक्शन की प्रोसेस बाद में तय होती है। वैसे जो रिकॉम्बिनेशंस या म्यूटेशन के दौरान जो वेरिएशंस होते हैं वो रैंडम होते हैं और उनकी कोई डायरेक्शन भी तय नहीं होती। वो डायरेक्शन बाद में नेचुरल सिलेक्शन तय करता है। ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। इसी तरीके से अब आगे हम बात करेंगे, एक सवाल और भी बनता है लेकिन उसको हम आगे डिस्कस करेंगे हार्डी-विनबर्ग लॉ के दौरान।
चूंकि वो क्वेश्चन मेरे पास था, मेरे दिमाग में भी था, लेकिन उसको हम हार्डी वेनबर्ग लॉ के बाद ही हम उसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही, और आप कोशिश किया करिए कि जो एग्जाम्पल्स हैं उसको आप लगाने की कोशिश करिए। एनसीईआरटी की एक एक एग्जाम्पल पर आप फोकस किया करिए, कोई भी एग्जाम्पल छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी पूरी कोशिश है कि उसके कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में स्टेप बाय स्टेप आपके दिमाग में ले जाने की कोशिश करूं और आपको उसके की कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूं। बाकी क्वेश्चन जो फ्रेम होंगे वो आपको एनसीईआरटी से होंगे, और इसलिए पूरा का पूरा एनसीईआरटी पे ही फोकस करिए। कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वाली चीज आपको याद नहीं करनी है। एनसीईआरटी के ही दायरे में रहते हुए आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं और उसको अच्छी तरीके से समझना है।